पड़ता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, विज्ञान ने भी प्रूव किया है कि बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले बात आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद अपन टॉपिक में आएंगे। मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूं। फिजिक्स में एक नियम है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, आकर्षण का नियम। उस नियम में यह लिखा गया है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर वस्तु अपने जैसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी के साथ साथ आगे इसको बढ़ाया गया, इस दुनिया में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उस विचार की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। हेलो, उस जैसी फ्रीक्वेंसी के लाखों करोड़ विचार इस वायुमंडल में घूमते रहते हैं। मैं जो विचार बोल रहा हूं या जो विचार सोच रहा हूं, उस फ्रीक्वेंसी के विचार जैसे विचारों को मेरा विचार दिन रात अट्रैक्ट करता है। हेलो, मैं थोड़ा सा कहीं और आपको लेके जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के बारे में आप सोचते होंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने देखा होगा, जब हम उनसे मिलते हैं तो कई बार ये महसूस होता है यार ये व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है, हर बार इसके जीवन में बड़ी कठिनाई आती है, ये बड़ा परेशान है, भगवान तो इसके पीछे लग लिया है। तो वॉल्यूम पर ध्यान रखें, वॉल्यूम बस, पता नहीं इसके पीछे भगवान क्यों लग लिया, इसके पैसे इसने पता नहीं कैसे कर, पता नहीं क्या क्या बहुत बोलते हैं। लेकिन उसकी गहराई पर जाके देखिए, आप कभी उसके पीछे भगवान नहीं पड़ा है। आप जब भी उससे क्या हालचाल है, वो एक ही बात बोलेगा, यार बड़ा दुखी रहता हूं, बड़ा परेशान हूं, बहुत सारी तकलीफें हैं। यानी कि बार 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 वो ऐसा बोल के अपने आसपास उसी प्रकार के विचारों को अट्रैक्ट करता रहता है। और मैं दावे से कहता हूं, जो मर्जी कर ले, कभी भी उसकी फिजा नहीं बदलती, क्योंकि वो नेगेटिव विचारों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है। और मैं दावे से बोल सकता हूं, यदि वो अपने विचारों को बदल ले, वो दुनिया में कामयाब व्यक्ति बन सकता है। इसलिए जिंदगी में बोलने का बहुत फर्क पड़ता है। हेलो, फर्क पड़ता है तो बोल सकते हैं दोबारा। कैसे आप लोग, कैसे हैं? डेफिनेटली जिस दिन आप इस प्रकार की बातों को सोचना और समझना शुरू कर देंगे, उस दिन अपने आप फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। राइट? आज अपन बातचीत करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। क्या है ये इंडस्ट्री, हिंदुस्तान में इसका क्या भविष्य है, आरसीएम इसमें क्या रोल प्ले करेगा। आज मेरा टॉपिक 3 विषयों पर रहेगा। पहला विषय ये रहेगा, इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग बनने जा रहा है। हेलो, इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग बनने जा रहा है। दूसरा मेरा विषय रहेगा, इस सदी के सबसे बड़े व्यवसाय में यदि सबसे बड़ा टर्नओवर आने वाले समय में किसी कंट्री में होगा तो हिंदुस्तान में होने वाला है। एंड माय थर्ड टॉपिक विल बी, यदि सबसे बड़ा टर्नओवर हिंदुस्तान में होगा तो किस कंपनी का होगा, आरसीएम नंबर 1 पर रहने वाला है। अपन उन तीनों चीजों के बारे में आप बातचीत करेंगे। आप थोड़ा सा एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने दिमाग को खोल के बैठिए। और ये पानी के बोतल है। और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एग्जांपल आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। ये बोतल मेरे हाथ में है, इसके ऊपर ढक्कन बंद है। हेलो, कोई भी व्यक्ति इसमें एक बूंद पानी की ओर नहीं डाल सकता क्योंकि ढक्कन बंद है। हेलो, और अपना भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ढक्कन बंद हो जाए तो कुछ अंदर जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से एजुकेशन में बड़े हों, हो सकता है उम्र में बड़े हों, बहुत सारे अनुभव में बड़े हों। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ बताने आया हूं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है, यदि जिंदगी में कहीं कुछ सीखने को मिल जाए और वो अपने काम का हो, उसको सीख लेना चाहिए, भले ही सिखाने वाला हमारे से कम उम्र का हो। एक बार एक वैज्ञानिकों का दल अंतरिक्ष में गया, वहां के डाटा कलेक्ट करने के लिए, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कलेक्ट करना शुरू किया। पेपर पे लिखने की कोशिश की और जैसे लिखने लगे पेन ने काम नहीं किया। पेन
करने का बड़ी कोशिश की, हताश परेशान निराश होकर वापस आ गए। और अब उनके सामने एक ही एजेंडा था कि अगली बार जब भी कोई दल आए वो ऐसा पेन लेके आए जो अंतरिक्ष में लिख सके, जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई फर्क ना पड़े, जो अंतरिक्ष में लिख के ऐसे पेन की खोज की जानी चाहिए। और पूरी वैज्ञानिकों की टीम उस पेन की खोज पे लग गई। एक वैज्ञानिक को उस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया। वो दिन रात लगा रहा खोजने की, इतनी बड़ी यूनिट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन लिख नहीं पाई। कभी ऐसा ना हो, अगली बार भी ऐसा ना हो, वो लगे रहे। 2-3-4 दिन लैब में रहा वैज्ञानिक। 2-3-4 दिन के बाद घर गया। घर वाले बच्चे बड़ा इंतजार करे, छोटा सा बच्चा उसका 5-6 साल का। और जैसे कई दिन बाद पापा घर पे आए, वो बच्चा लिपट गया, पापा आओ खेलेंगे। पापा बड़े परेशान थे क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नहीं पापा आओ खेलेंगे। बोले क्या मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं थोड़ा परेशान हूं, मैं बहुत बिजी हूं। बोले नहीं मुझे नहीं पता, आओ खेलेंगे। कहते हैं कि बच्चे की हक बहुत पावरफुल होती है। बच्चे ने नहीं माना कि नहीं खेलेंगे। उन्हें कहा मैं खेलूंगा, लेकिन मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा हूं, आजकल मैं बड़ा टेंशन में हूं, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दे। उन्होंने कहा क्या टेंशन है आपको? अब वैज्ञानिक बच्चे को क्या बताए क्या टेंशन है? उन्होंने कहा तेरे काम की बात नहीं है, वो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं मुझे बता आपको क्या टेंशन है। बच्चे ने कहना छोड़ा नहीं। लास्ट में आके पापा को मजबूर होकर बताना पड़ा कि बेटा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष में पेन चला नहीं। मैं ऐसी पेन की खोज में हूं जो अंतरिक्ष में जाके काम करे। मैं इस बात को लेकर परेशान हूं। और जैसे ये बात बच्चे को बताई, बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, बस इसी बात से परेशान है आप। वो इतना बड़ा वैज्ञानिक देश का बच्चे की बात सुन के बोला एकदम कि यार ये बच्चा क्या बोल रहा है, इसी बात को लेके परेशान है। कहा अरे पापा यदि पेन नहीं चलता तो पेंसिल ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जो काम एक बड़ा वैज्ञानिक हल नहीं कर सका, उसका उत्तर एक छोटे से बच्चे ने। इसका मतलब यदि कहीं जिंदगी में काम की चीज सीखने को मिले तो उसको सीख लेना, राइट? कम टू द टॉपिक। इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जींद शहर से मैं बिलोंग करता हूं। हिंदुस्तान के नक्शे में यदि आप जींद को ढूंढोगे तो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम के नक्शे में यदि आप जींद को ढूंढोगे तो इंडिया में नंबर 1 पे रहेगा। क्यों मिलेगा? ऐसी कंपनी में कोई पिन नहीं जो जींद में ना हो। हेलो। और जब एक छोटे से सिटी में इतनी सारी पिन आ सकती हैं, मुंबई तो महासागर है भाई साहब। हाँ जी, हजारों लाखों पिन मुंबई में आ सकती हैं। 18 साल पहले ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। अपॉर्चुनिटी, मैं इससे बात करूंगा आपसे। इट इज अपॉर्चुनिटी। आज से 18 साल पहले ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। उस समय मैं नौकरी करता था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गणित प्राध्यापक, लेक्चर इन मैथमेटिक्स, दैट इज क्लास 2 एंड गजेटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं, कई लोगों को शायद लगता होगा ये काम उन लोगों के लिए है जिनके पास और कोई काम नहीं है। ठीक ठाक आदमी भी इस काम में करते हैं सर। हेलो। मैं अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन नौकरी के साथ साथ मैं एक और काम करता था। मेरे शहर का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट आई वाज रनिंग एट दैट टाइम। मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी। 1 घंटा मुझे अपने हेड ऑफिस पर जाने आने में लगता था और 6 घंटे में कोचिंग सेंटर चलाता था। 14 घंटे रोज मैं काम करता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कई लोगों को लगता होगा यार मैं इतना बिजी हूं, आरसीएम कैसे करूंगा। 14 घंटे काम करके भी सफायर बना जा सकता है। हेलो। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। 14 घंटे रोज काम करने के बाद अपने काम से, अपने व्यवसाय से, अपने प्रोफेशन से आई वाज फुली सेटिस्फाइड। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। इस प्रकार का कोई जानकारी मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं थी। अचानक ये बिजनेस मुझे मिलता है। मेरे दोस्त इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। एक दिन वो मुझे मिलने के लिए आते हैं। मैं अपनी कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहा था, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। जैसे मुझे पता चला कोई मिलने के लिए आया है, मैं 2 मिनट के लिए बच्चों को बोल गया कि मैं 2 मिनट बाद आपके पास आता हूं। और जैसे मैं उस व्यक्ति को मिलता हूं, वो व्यक्ति तुरंत मुझे मार्केट का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। मैं उनके बातों को सुनने से पहले समझ गया कि मामला कोई बड़ा है, घंटों का काम है। यदि मैंने इनकी पूरी बात सुन ली तो मेरा एक बैच कोचिंग सेंटर का खराब हो जाएगा।
मैंने बिना पूरा प्लान सुने, मैंने बिना पूरा प्लान देखे, मैंने बिना उनकी पूरी बात को जाने उनको रोका, उनको कहा कि मैं समझ गया सारी बात, ये काम बहुत अच्छा है, इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने तुरंत कहा 5 पेंट खरीदनी पड़ती है। उस समय इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गत्ते के डिब्बे में 5 पेंट की किट आती थी। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि ये 5 पेंट कितने पैसे की होगी? उनका सिर्फ 1280 रुपए की। मैं तुरंत समझ गया 1280 रुपए में पीछा छुड़ता हो, एक बैच कोचिंग का बचता हो तो कोई ज्यादा बड़ा नुकसान। हाँ जी, ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते होंगे। ज्वाइन करने वाला व्यक्ति हो सकता है आपको मोबिलाइज करने के लिए ज्वाइन कर रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसने समझ के ज्वाइन किया है या मोबिलाइज करने के लिए सही तरीके से स्टार्टअप करवा सकते हो, तो इस बिजनेस में आपका हर व्यक्ति भी आरसीएम का कामयाब व्यक्ति बन सकता है। मैंने ज्वाइन किया, पैसे दिए और मैं भूल चुका था कि मैंने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति एक परफेक्ट लीडर है, आप सब उनको जानते हैं, मेरे अपलाइन माननीय सुरेंद्र वत्सल एक जोरदार तालियां। ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद जींद में एक मीटिंग होती है, संडे का दिन जैसे आज आप लोग आए हैं, और मुझे भी उस मीटिंग में ले जाया। हेलो, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं गया नहीं था, मुझे उस मीटिंग में ले जाया क्योंकि पहली बार कोई जाता ले जाना पड़ता है। एक होता है आने वाला और एक होता है लाने वाला। हाँ जी, यदि लाने वाला कमजोर है तो आने वाला कभी आता नहीं है, और यदि लाने वाला मजबूत है तो आने वाला कुछ भी कैसे भी क्यों ना वो आ सकता है। समझे मेरी बात को आप? मैंने कई बार इस बात को पढ़ा और मेरी किताब में भी इस बात का उल्लेख है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। घोड़ी देखी है आपने? घोड़ी है ना, घोड़ी पे घुड़सवारी करते हैं, तो घोड़ी के ऊपर जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं? घुड़सवार। क्या बोलते हैं? घुड़सवार। और मेरा मानना है, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, यदि घुड़सवार कमजोर है तो घोड़ी वहां जाएगी जहां घोड़ी जाना चाहती है, लेकिन यदि घुड़सवार मजबूत है तो घोड़ी वहां जाएगी जहां घुड़सवार जाना चाहता है। लाने वाला व्यक्ति इतना मजबूत था, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। एक बड़ी सेमिनार, एक ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार की पर्सनैलिटी आप मिलोगे तो दंग रह जाओगे। मैं उनकी बातों को सुन के आए बगैर रह नहीं सका और मैं उस मीटिंग में आ गया। और जैसे ही मैं मीटिंग में आया, वहां पर सारी बातें आरसीएम की, बिजनेस की, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस मीटिंग में। मैं घड़ी देख रहा था कि कब ये मीटिंग खत्म हो, कब मैं जाऊं। एक दिन संडे को मिलता है कोचिंग सेंटर से बंद होने का, बच्चों के साथ खेलना होता है, मैडम से बात करनी होती है, टीवी में कोई फिल्म, आज सारा दिन खराब हो गया। इस प्रकार की फीलिंग मेरी थी। लेकिन उस मीटिंग के लास्ट के 4-5 मिनट तो मैं आपसे शेयर करूंगा। 4-5 मिनट में ऐसा कुछ घटित हुआ, 4-5 मिनट में ऐसा कुछ हुआ, देखने को सुनने को मिला कि उसी मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन ले लिया, आई विल डू आरसीएम बिजनेस। उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने फैसला किया कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो क्या बातें थी, मैं आपके साथ आज जरूर शेयर करूंगा। और जैसे मैंने डिसीजन लिया कि करना चाहिए, मेरे सामने एक सवाल आया कि 14 घंटे रोज काम करता है, करेगा कब? मैंने मीटिंग में बैठे बैठे फैसला किया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद। निर्णय जोरदार था सर, कभी लेके देख लेना, पता चल जाएगा। मैंने फैसला किया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर नहीं करेंगे, नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करेंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और मैं एक्साइटेड, मैं मीटिंग खत्म होते ही घर गया, मैं भागा बड़ी स्पीड से, क्योंकि जब आपको कोई चीज अच्छी लग जाती है तो आप बड़ा जल्दी होते हैं किसी के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं दौड़ता हुआ घर गया और भागा जैसे घर पहुंचा और मैंने बेल बजाई और मैडम ने दरवाजा खोला। मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने जाते हुए आज तो कमाल हो गया, क्या गजब का बिजनेस है, व्हाट्सएप ने क्या बिजनेस दिया है। तो मैं बड़ा जोर जोर से बोला और मैडम ने तरह से घूर के देख किया, बंदा गया तो ठीक ठाक था 1 घंटा पहले। उन्होंने कहा आप ठीक है, मैंने कहा ओके, आई एम ओके, कोई गड़बड़ नहीं है। यार बिजनेस इतना बढ़िया कि मैं एक्साइटमेंट हुए बगैर रह नहीं सका। तो उन्होंने कहा फिर आपने क्या फैसला किया? मैंने फैसला किया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर नहीं करूंगा, आरसीएम बिजनेस करूंगा।
जैसे मैंने ये बात बोली तो मैडम ने तुरंत बच्चों को बुलाया, भाग गए हो, तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा आज के बाद कोचिंग सेंटर नहीं, आरसी बिजनेस करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेरा था, परिवार वाले मेरे डिसीजन में शामिल नहीं थे। तो बड़ा विरोध हुआ, घर में दो पार्टी बन गई, जैसे अभी था ना बीजेपी वर्सेस अदर्स, है ना। मेरी पार्टी में मैं अकेला था, बाकी सारे विपक्ष में थे। बात घर से बाहर निकली कि यार पागल हो गया बंदा, कोचिंग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, मेरे कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चे आईआईटी जैसी संस्थाओं में गए, मेरे कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में गए हैं। दैट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड बाय कोचिंग सेंटर। उस प्रकार के संस्थान को बंद करके आप कपड़ा बेचने निकलते हो तो लोग तो कहेंगे पागल हो गया है ना। और बात घर से बाहर निकली, मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को, मेरे कलीग्स को पता चला, यात्री साहब ने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया और आरसी बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे से मिलने के लिए आए, यार सुना है आपने कोचिंग सेंटर बंद कर दिया? मैंने हाँ सुना है। सही सुना आपने? क्या कर रहे हो? मैंने कहा आरसी बिजनेस करूंगा। क्या करना पड़ता है? क्या पागल हो गया क्या? कपड़ा बेचता घूमेगा इतना बड़ा सेंटर छोड़ के? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात, क्योंकि मेरे शुभचिंतक थे और आपके शुभचिंतक आपका बहुत ख्याल करते हैं, है ना। उन्होंने मुझे आके समझाया कि भाई साहब जिंदगी में डिसीजन ऐसे नहीं होते। उन्होंने कहा कैसे होते हैं? उन्होंने मुझे एक लाइन बताई। अपन कई बार रेलवे स्टेशन पर कई अच्छी जगह लिखी देखते हैं कॉलेजों में, उन्होंने मुझे एक अच्छी लाइन बताई कि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। तो मैंने भी कई जगह लाइन पढ़ी थी। मैंने कहा ये बात आपकी सही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको कोचिंग सेंटर चलाना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे लाइन बोली कि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, मेरा उत्तर था कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, लेकिन कामयाबी की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में कामयाब व्यक्ति उनको कहा जाता है जो अपने लिए गए निर्णय को सही साबित करने की हिम्मत रखते हैं। और यदि आज आप यहाँ से कुछ सीख कर जाना चाहते हैं, कुछ जान के जाना चाहते हैं, तो इस बात को नोट कर लेना, जिस दिन आप अपने लिए के निर्णय को सही साबित करने में कामयाब हो पाए, उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ लगने को तैयार हो सकती है। और मैंने कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसी शुरू किया। इनकम का शुरू में आती नहीं है, वो थोड़ी सी आती है, लेकिन मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चैलेंज था कि यदि मैंने अपने आप को यहाँ पर कामयाब नहीं किया, वो इनकम मुझे दोबारा अटैक कर सकती है। और छठे महीने आई वॉज रॉयल्टी चीफ ऑफ आरसी बिजनेस। जब कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, मैसेज क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपकी हेल्पफुल तो है, लेकिन कामयाबी प्रोडक्ट या मीटिंग की वजह से नहीं आती, कामयाबी आपके अंदर की आग की वजह से आती है। और 9वें महीने में मैं टेक्निकल चीवर था और 9वें महीने की मेरी इनकम कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर थी। और जैसे कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर इनकम आई, मैंने अपने घर में फिर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन सब लोगों को बुलाया जो मेरे खिलाफ थे और मैंने उनसे पूछा, अब बताओ, अब मेरा निर्णय नहीं चलेगा, अब आरसीएम करें या कोचिंग सेंटर चलाएं? और आप सुनकर ताजुब हो जाओगे, उस दिन मेरी मैडम का जवाब था कि अब आप चाहें तो आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। मैसेज क्या है ये समझिए, जो लोग आपके निर्णय में आपके साथ नहीं होते हैं, यदि आप उनको कामयाब होकर दिखा देते हैं, वो सारे के सारे लोग आपके साथ होने को तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए आज अपन बहुत बड़ी बात करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी में रहें और बहुत बहुत थैंकफुल मैडम का बड़ी जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। बहुत यूनिक, मैं पहली बार मैडम को सुना, न्यूट्रिशन की इतनी बड़ी जानकारी, और हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे ट्रेनर साइंटिस्ट भी हैं। हेलो, तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं पहली बार आपको सुन रहा था। तो आज अपन बहुत बड़ी बात करेंगे, थोड़ा सा आप माइंड को, ढक्कन को ओपन करके रखना। आज यहाँ पर हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाने की बात नहीं होगी, आज अपन बात करेंगे करोड़ों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। तैयार आप उसके लिए? इसलिए मैंने बीच के सारे पार्ट्स को बीच में रोक दिया, क्योंकि मेरा 1 साल के बाद आना होता है और मैं ये मानता हूं कि यदि मेरा आना सार्थक हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने एक अच्छी मीटिंग की है। राइट? एक व्यक्ति भी आज इस मीटिंग से जा गया तो मेरा आना सार्थक हो गया। एक बार आप तो मुंबई में रहते हैं, हवा का झोंका आया और पानी की लहर बड़ी तेज स्पीड से बाहर आई, और जैसे पानी की लहर तेज स्पीड से बाहर आई, उसके साथ बहुत
बहुत सारी मछलियां भी समुद्र के किनारे पर आ गई। पानी तो वापस चला गया, लेकिन वो मछलियां वापस नहीं जा पाए। और मछली पानी के बिना रह नहीं सकती सर, वो किनारे पर बड़ी तड़प रही थी बड़ी, क्योंकि पानी के बगैर रह नहीं सकती। पानी वापस चला गया। एक कोई ठीक ठाक व्यक्ति वहां से गुजरा, उसके मन में दया आई कि ये सारी मछलियां मर जाएंगी, तो उठाए पानी में फेंक दे, उठाए पानी में फेंक दे, उठाए पानी में फेंक दे। मछलियां बहुत थी। तब एक समझदार व्यक्ति आया और जैसे उसने उसके काम को देखा, उसने कहा पागल है क्या तू? इतनी सारी मछलियां, तेरे कुछ मछलियों को फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? हेलो, इतनी सारी मछलियां बाहर पड़ी है, इन कुछ मछलियों को फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? उसने एक मछली को उठाया और उसका जवाब दिया, इन बाकी पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इस पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हेलो, तो मेरा ये मानना है कि यदि आज की मीटिंग से एक व्यक्ति ने भी डायमंड बनने का टारगेट ले लिया तो मेरा आना सार्थक हुआ। हेलो, तैयार आप उसके लिए? आज अपन बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये कोई काम नहीं है, ये रोजी रोटी कमाने का जरिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब आप समझते होंगे कि अवसर है ना। जब व्यक्ति के जिंदगी में कुछ अवसर आता है तो पता नहीं क्या कर देता है। आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी तो नए कौन बने मुझे मालूम नहीं है, बन जाएंगे, कोई ना कोई तो बनेगा। पहली बार शायद जहां ये अपने जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं फडणवीस जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। देवेंद्र फडणवीस जी पहली बार बने थे और मुख्यमंत्री बन गए। तो बीजेपी का यहां पर इतनी सीटें आना, सरकार बनना उनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह था, राइट? अपॉर्चुनिटी की तरह। हमारे हरियाणा की एक लड़की बड़ा अच्छा डांस करती है, शायद आप उनका नाम जानते होंगे, तेरी आंखों का एक काजल, सुना होगा ना गाना, उस पर बड़ा नाचते हैं। तो डांस तो बहुत बच्चियां करती है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर पाई कि वो डांस उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया, नेम फेम सब मिल गया। तो जीवन में जब भी कोई चमत्कार होता है वो अपॉर्चुनिटी की वजह से होता है, राइट? तो आश्रम एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई काम नहीं है। हो सकता है कई लोगों को लगे कि आप पढ़े लिखे थे, आप लेक्चरर थे, आप कामयाब हो गए, लेकिन एक असली मतलब होता है जब एक आम व्यक्ति कामयाब होता है उसका अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। और मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, व्यक्ति की स्लाइड दिखा रहा हूं जो पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी टीम का एक लीडर है। ये राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति, कोई उनको पकड़ के मीटिंग में ले गया, उनको बताया वहां जाकर के कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल सकती है इसको कर लिया तो। यदि 5 साल तक सीख के कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। क्लिक हो गया, दिमाग में लग गया सर। और पिछले महीने हमारे आश्रम के एमएलए बने सर। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या हो सकता है सर? बाहर जाओ तो कोई नौकरी नहीं देगा इनको, क्योंकि वहां पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। मैं इनकी बात नहीं, मैं आपके स्टेट के लीडर की बात कर रहा हूं। शायद कुछ लोग जानते होंगे इनको। आपके महाराष्ट्र में किसी जगह पुसद जानते हैं? पुसद में एक लड़का है जिनका नाम अजय पारद है, मेरी टीम में है सर। ये लड़का टैक्सी चलाने वाला, काली पीली चलाने वाला लड़का सर, कोई पढ़ाई नहीं, 6वीं 7वीं पास। एक बार बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग में चला गया और बीसी जी ने बोला ये जिंदगी बदलने का काम है। उसको लगा टैक्सी जिंदगी में चला के जिंदगी नहीं बदलेगी, यदि मुझे अपने बच्चों को कुछ फाइनेंस फ्रीडम चाहिए तो मुझे आरसीएम ज्वाइन करना चाहिए। और ना केवल आरसीएम ज्वाइन किया, आरसीएम के एम्प्लॉय रिसीवर बने, अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं। मैसेज क्या है? इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके साथ अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी आने से कामयाबी नहीं आती, अपॉर्चुनिटी को कैश करना आने से कामयाबी आती है। अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों की जिंदगी में आई, अपॉर्चुनिटी आने से कामयाबी नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी को कैश करना आने से कामयाबी मिलती है। मैं एक एग्जांपल यदि आपको दूं, ये ऊपर मेरे ऊपर ट्यूबलाइट है, ये बंद है, मैं इसको जलाना चाहता हूं, हाथ से जल जाएगी क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? स्विच दबाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, राइट? और मुझे लगा कि इसका स्विच कहां पे है, मैंने ढूंढा और मुझे लगा कि स्विच उधर है। एग्जांपल, इसको जिस इट इज जस्ट एन एग्जांपल।
सोचा कि इसको जलाना है तो मुझे स्विच को ऑन करना चाहिए, और मैं गया और मैंने जाते ही स्विच को ऑन कर दिया। क्या जली सर? ट्यूब जली? स्विच तो मैंने ऑन किया है। इसका मतलब क्या हुआ? स्विच ऑन करने से ट्यूब नहीं जलती है, सही स्विच को ऑन करने से ट्यूब जलती है। मैं इसको 3 दिन तक दबाए रखूं, कुछ भी होने वाला, जब तक मुझे सही स्विच ऑन करना नहीं आएगा तब तक ट्यूब जलने वाली। आज मैं आपको सही स्विच दबाने के बारे में बात करने आया हूं, कैसे रेडियो टेक्निकल आता है। यह बड़ी अपॉर्चुनिटी किस प्रकार है, मैं एक स्लाइड के माध्यम आपको बताना चाहता हूं। शायद बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा। इस किताब के लेखक हैं डगविन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के विशेष सलाहकार रहे हैं, जो अमेरिका की बहुत सारी फाइनेंशियल एजेंसीज में बड़े ओहदे पर रहे हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को वहां पर 1959 से आगे बढ़ते हुए देखा है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों की जिंदगियों को बदलते देखा, उनकी स्टेटमेंट में दे रहा हूं। उन्होंने अपनी किताब में दूसरे चैप्टर में एक लाइन लिखी, इस लाइन को ध्यान से सुनना। पिछले 6 वर्षों में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने। पिछले 6 सालों में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने हैं, और उनमें से 25% यानी कि हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति बना है, क्योंकि वहां पर इस इंडस्ट्री को चलते हुए 50-60 साल हो चुके हैं। हिंदुस्तान में अब तक इंडस्ट्री सही ढंग से शुरू, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान में भी ऐसी किताब लिखी जाएगी, और उस किताब की लाइन पे लिखा होगा, पिछले 5 साल में हिंदुस्तान में जितने करोड़पति बने उनमें से हर चौथा करोड़पति आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर है। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को लेके बहुत एक्साइटेड है, इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, गाइडलाइन बनाई है, स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस शुरू हो चुका है, कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग क्लास लगी है, एमबीए में बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहे हैं, और यहां तक ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात, ये इंडिया गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यदि आप 1998 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ते हो, उसमें सिर्फ 2 एंटिटी थी, वन इज कंज्यूमर एंड सेकंड इज मैन्युफैक्चरर। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लिखा गया है डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडिया पर आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने वाला है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में इस व्यवसाय के हिंदुस्तान में बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और वो स्लाइड मैंने थोड़ी स्किप कर दी। यदि आप और बड़ा देखना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे गूगल पे टाइप कीजिए केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट लिखा है 2025 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 65,000 करोड़ का टर्नओवर बनने वाली है। तो जब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी, राइट? इसका मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे कोई व्यक्ति काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति बड़ी बात किसी के सामने बोलता है, जब भी किसी व्यक्ति को लाखों करोड़ की बात करता है, वो व्यक्ति सुनने से पहले, मैं आरसीएम बताने से पहले आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट पे बात करूंगा। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ज्यादातर लोगों द्वारा लिए गए डिसीजन 2 बातों पर निर्भर करते हैं। कुछ लोग धारणाओं के आधार पर डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेते हैं। उनके दिमाग में जो चीज फीड है, उन्होंने लोगों से जो सुना है, वो उसके बिहाफ पे बोलते हैं ऐसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉजिक पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। और यदि मेरी बात कहीं पर गलत रहा हो, मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि तथ्यों पर की गई बातें हमेशा सच होती हैं और धारणाओं पर ली गई बातें बिल्कुल भी सच्चाई के आसपास भी। मेरी धारणा है, उसमें मेरे दिमाग में बैठ गया। इस चीज को लेकर के साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया कि कैसे लोग धारणाओं में बन जाते हैं जिनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। उसके दिमाग की धारणाएं उसको सच्चाई का सामना करने से बहुत दूर ले जाती है। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आरसीएम के बारे में
बैठ रहा हो, उसने प्रूव किया कि धारणाएं व्यक्ति को अच्छे डिसीजन लेने से रोक देती हैं। क्या प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने? एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा, उस पिंजरे में 5 बंदरों को अंदर बैठाया और बाहर से ताला लगा दिया। पिंजरा मोटा, मजबूत, बंदर उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उस वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि यदि ये बंदर अंदर रहेंगे 2, 4, 5 घंटे तो भूखे मर जाएंगे। तो उसने क्या किया, कुछ केले रख दिए, एक बड़ी सी सीढ़ी लगाई और इसके ऊपर कुछ केले रख दिए कि बंदर को जब भी भूख लगेगी केला खा लेगा। लेकिन साथ साथ एक काम और किया, उस पिंजरे के कोने में एक पानी का फुहारा लगाया जिसमें बहुत ठंडा पानी बड़े तेज प्रेशर से चलता और उसका स्विच अपने हाथ में लेके कोने में बैठ गया कुछ प्रूव करने के लिए। थोड़ी देर के बाद एक बंदर को लगा कि केले हैं, खाने चाहिए, बंदर को केले बहुत पसंद है। एक बंदर भागा भागा सीढ़ी पर चढ़ गया, केलों के पास पहुंच गया, 4 नीचे बैठे हुए थे और तुरंत इसने एक केले को तोड़ लिया और जैसे ही केले को तोड़ा, खाया नहीं अभी, उस फुहारे का स्विच ऑन कर दिया और जैसे ही फुहारे का स्विच ऑन हुआ, तेज पानी का प्रेशर इन चारों बंदों पर बड़े प्रेशर के साथ लगा और जैसे तेज पानी का प्रेशर लगा, ये बंदर अचानक चिल्लाए। पानी ठंडा था, प्रेशर तेज था, अचानक चिल्लाए, मर गए। और जैसे अचानक चिल्लाए, इस बंदर के हाथ से केला नीचे गिर गया। अचानक कोई घटना हुई और जैसे ही केला नीचे गिरा, वैज्ञानिक ने इस फुहारे को बंद कर दिया। ये थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि यार पानी पता नहीं कहां से आया। जैसे ही रिलैक्स हुए, ये अभी ऊपर ही बैठा हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ऊपर बैठा केले पास है, तो क्या दोबारा कोशिश नहीं करेगा? करेगा। पहली बार केला तोड़ा था, अब उसने केले की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही केले की ओर हाथ बढ़ाया, फिर पानी का प्रेशर ऑन हो गया और फिर जैसे दोबारा पानी पड़ा, ये फिर चिल्लाए और जैसे चिल्लाए, इसने हाथ पीछे खींचा। दिमाग में कहीं ना कहीं विचार आया, कहीं इन केलों का संबंध पानी से तो नहीं है। पहली बार केला तोड़ा तो पानी आया, दूसरी बार केले की ओर हाथ किया तो पानी आया। इसने जैसे हाथ को पीछे खींचा, फुहारा बंद हो गया। ये फिर रिलैक्स हुई कि यार तू केलों की ओर मत जाइए, केलों के साथ पानी है। ने कहा केलों का पानी से क्या संबंध, अब ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं दोबारा केले को तोड़ूं और फिर पानी लगे। लेकिन फिर भी पास में केले हैं, बंदर है, चंचल प्राणी है, इसको भगाना ही नहीं। 2, 3, 4 मिनट हो गए, पानी तो है ही नहीं। इसके दिमाग में विचार आया, केलों का पानी से कोई संबंध नहीं। अब ऊपर बैठा है, पहली बार केले को तोड़ा, दूसरी बार सिर्फ हाथ किया, अब सिर्फ केलों की ओर देखा। जैसे ही देखा, फिर पानी का प्रेशर शुरू। अब ये चिल्लाई नहीं, भाग लिया इसको पकड़ने के लिए कि तुझे केलों की पड़ी है, हमारे ऊपर क्या बन रही है, और इसको नीचे उतारा और इसके खूब चाचे पिटाई करके कोने में बैठा दिया। अब ये बेचारा पिटाई करवा के कोने में बैठ गया। इसको लगा गलती कर ली, मैं इसको चढ़ गई। 2, 3, 4, 5, 7, 10 मिनट हो गए, ये कोने में चुपचाप बैठा, पिटाई हुए, पानी बंद। इन चारों में से एक बंदर के दिमाग में आया, यार अब तो इतनी देर हो गई, पानी चला ही नहीं है, पता नहीं केलों का पानी का संबंध है या नहीं, चलो मैं ट्राई करता हूं। और जैसे ही ये सीढ़ी तक गया, फिर पानी ऑन। उन्होंने इसकी भी जमकर पिटाई की कि तू फिर केले की तरफ चल पड़ा, तुझे पहले नहीं पता कि केलों की तरफ जाते पानी पड़ता है। 2 बंदरों की केलों की वजह से पिटाई हो चुकी सर। हेलो, थोड़ी देर के बाद तीसरा बंदर नीचे से बैठा बैठा, मन में डर,
कभी मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं कि दो के साथ हुआ है। हिम्मत नहीं कर रहा, भूख लग रही केले खाने की, हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन नीचे बैठे बैठे ने केलों की तरफ जैसे ही देखा, वैज्ञानिक ने फिर फव्वारे का बटन दबा दिया। इसको भी वही मिला जो पहले दो को मिला था। केलों की वजह से 3 बंदरों की पिटाई हो चुकी थी। अब इन सब के दिमाग में धारणा बैठ गई, ये केले खराब हैं, इनकी तरफ देखना भी, और ये सारे के सारे बंदर दूर मुंह फेर कर बैठ गए। अब देखना भी नहीं है। वैज्ञानिक समझ चुका था कि मैंने जो करना था, अब चाहे 10 घंटे इन केलों को रखो, कोई भी केलों को छेड़ने की हिम्मत। वैज्ञानिक फुहारे को परमानेंट ऑफ करके अपने घर चला गया। नाश्ता वास्ता करके 1 घंटे बाद आता है। 1 घंटे बाद आके क्या देखता है, केले भी यूं के यूं और बंदर भी साइडों बैठे हो कोने में। हिम्मत ही नहीं कर पा रहा कोई, लेकिन समझ गया। लेकिन उसने एक काम और किया, जब दोबारा आया तो एक नए बंदर को लेके आया। उन 5 में से एक पुराने को निकाल लिया और नए को अंदर डाल दिया और ताला बंद कर दिया। फुहारा परमानेंट ऑफ है। इस नए बंदर को केलों का, फुहारे का, पानी का, पिटाई का कुछ भी पता नहीं। अब देखिए अगली कहानी क्या शुरू होती है। जैसे ही 2-4 मिनट हुए और इस बंदर को लगा ये पागल है क्या, केले नहीं खा रहे, और ये चला जी आराम से सीढ़ी की ओर। और जैसे ही सीढ़ी की ओर चला, सीढ़ी पर जाने से पहले ये भागे कि आगे मत जाना। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे जाने से पहले इसको पकड़ लिया और इसकी जमकर धुलाई कर दी। अब इसके दिमाग में विचार आया कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसी क्या गलती होगी मेरे से जिसकी वजह से इन्होंने मेरी पिटाई की। लेकिन तुरंत दिमाग में आ गया, ये अनुभवी हैं, पहले से यहां बैठे हुए हैं, मेरे सुचिंतक हैं, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, इसलिए इन्होंने मेरे को आगे बढ़ने से रोक दिया। 3 बंदर पुराने पिट लिए, एक नई की भी पिटाई होगी, ये भी कोने में बैठ गया। फुहारा नहीं चल रहा है। अगली कहानी सुनिए थोड़ी देर के साथ। एक पुराने को निकालता है और इस नए को अंदर डाल देता है, और जैसे नया बंदर आया, इसको केले दिखाई दिए तो ये केलों की ओर चलेगा कि नहीं चलेगा? बेचारे ने 2 ही कदम भरे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, और जाते ही इसको पकड़ लिया और इसकी पिटाई करी। मजे की बात क्या थी, इसकी पिटाई करने में ये बंदर भी शामिल था जिसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगी थी। वो बंदा भी सलाह देने में शामिल था जिसने आश्रम के प्लान का कुछ पता किसी ने बताया होगा। और फिर तीसरा बंदर, फिर चौथा बंदर, और आप सुनकर ताज्जुब हो जाओगे कि एक समय के बाद 5 के 5 नए बंदर उस पिंजरे में, लेकिन 5 में से कोई भी केलों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी ने बता दिया ये केले खराब है। मैसेज क्या है, दिमाग में बैठी गई धारणाएं सच्चाई से दूर होती है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आश्चर्य में आ रहे, किसी ने बता दिया, मैंने करके देख ली थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि ढंग से कोशिश करें तो केले खाए जा सकते हैं। यदि आश्रम में दोबारा कोशिश की जाए, रोज के केले को लाया जा सकता है। आज आश्रम बोलने में जो पहले आ रहा था। इसलिए जिंदगी में जो डिसीजन होते हैं धारणाओं पर कभी नहीं होते। धारणाएं छोड़िए, सच्चाई पर आइए कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार बनने वाला है। खरीदारी के तरीके बदल रहे हैं, लोग अपनी खरीदारी के तरीके को बदल रहे हैं। ना केवल खरीदारी का तरीका, बल्कि आने वाले समय एक व्यापार का सबसे बड़ा तरीका बनने वाला है। इसलिए ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। और जैसे ये बात मुझे पता चली, उस मीटिंग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से 2 चीजों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। पहली चीज ये लाइन, उस मीटिंग में बताया गया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है जे पॉल गेटी। यदि आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने दुनिया को जब ट्रेनिंग दी,
उनका एक ही टॉपिक होता था, हाउ टू बी रिच। इस दुनिया के पहले अरबपति व्यक्तियों में यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है, वो आता है जे पॉल गेटी का। और उन्होंने एक लाइन लिखी, उस लाइन में क्या था, इफ यू वांट टू बी रिच, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। क्यों? क्योंकि नौकरी करके कोई व्यक्ति ना आज तक अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। आज से 18 साल पहले ये लाइन मुझे बताई गई। उस मीटिंग में इतने सारे लोग नहीं थे, और जब उस मीटिंग में लाइन बोली गई कि यदि आप नौकरी, और जैसे ये लाइन बोली मैंने हाथ खड़ा किया, सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। नौकरी करके अमीर बना जा सकता है, मेरी अच्छी पोस्ट है, मेरी अच्छी सैलरी है, अगला 6वां पे कमीशन आएगा, 7वां पे कमीशन आएगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तब तक मेरी सैलरी 2, 3, 4 लाख रुपए की हो जाएगी, क्यों नहीं अमीर बना जा सकता? मैंने क्वारीज, आज मैं आपको थोड़ा सा ये मौका दे रहा हूं, उससे मुझे मौका मिला, और जैसे मैंने उनको बोला कि नौकरी करके क्यों नहीं अमीर बन सकते, तो मुझे जो उत्तर मिला वो बड़ा चौंकाने वाला था। सुनना चाहते हैं आप? हमारे बीच में कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? बहुत लोग हैं। मुझे आप पर भी बड़ा दया आ रही है, क्योंकि आप मेरी बिरादरी के लोग हैं। आजकल जो नौकरी करके आपको सैलरी मिलती है, उसका तरीका थोड़ा बदल गया। अकाउंट में ट्रांसफर होता है ऑनलाइन, जैसे मैडम बोली डिजिटल सारी चीज होगी है। हमारे टाइम में उस समय सैलरी अकाउंट में नहीं आती थी। 1 तारीख को अकाउंटेंट सैलरी निकलवा के लेके आता था और हमें बुलाया जाता था और सैलरी गिन के दी जाती थी। हाँ जी, और गिनने में कई बार 2-3 बार भी थूक लगा के गिनते थे। हेलो, उस मीटिंग में मुझे बताया गया, आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, आजकल हमारे छोटा नौकर बड़ा, उसकी बात नहीं की, सैलरी की मौत की बात नहीं की। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको गिन के मिलता है। मैंने कहा ओके, और जिसको गिन के मिलता है वो गिन के ही खर्च करता है, और गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को कभी अमीर नहीं कहा जा सकता है। ये बात यहां लगी सर। उन्होंने इससे आगे बात बढ़ाई कि जब आप 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है, आप अपने पर्स में पैसे डालते हैं, आपके पर्स का साइज, आपकी जेब का साइज मोटा होता है, आपको लगता है मैं अमीर बन गया हूं, लेकिन घर आते आते उस अमीरी का 50% इस रास्ते में ही खर्च हो जाता है। दूध वाला रास्ते में, किराना वाला रास्ते में, और चीजों वाला रास्ते में 50% पैसा आपकी सैलरी का उसी दिन खर्च हो जाता है। 70% सैलरी 15 तारीख तक खर्च हो जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? 25, 26, 27 तारीख आते आते 90% आपका पैसा खर्च हो जाता है, और लास्ट के 3 दिनों में कमाल होता है सर। मुझे नहीं पता आप ऐसा करते नहीं करते हैं, हम करते थे। इस पर्स की जेब में जो छोटी वाली जेब होती है ना, हम 500 रुपए का नोट 4 बार मोड़ कर जेब में रखते थे, क्योंकि पता भी 3 दिन और पड़े हैं। यदि ये टूटा गया, और यदि उन बाकी के 2-3 दिनों में श्रीमती, तो पता तुम क्या बोलते थे? आपको मालूम नहीं क्या 28 तारीख है, जैसे 28 तारीख को कर्फ्यू लगता हो, आपको मालूम नहीं, अरे 2 दिन और बच गए, 1 तारीख आने दो और सारे सपने पूरे, वो जिंदगी भर 1 तारीख आएगी नहीं सर कभी। और उस दिन बताया गया जब आपको गिन कर मिलता है, आप गिन कर खर्च करते हैं, इसलिए गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को कभी नहीं कहा जाता। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और उसी टाइम मैंने तुरंत उत्तर दिया, तो क्या गारंटी है कि बिजनेस वाले सारे अमीर बन जाते हैं? हेलो, तो क्या इस बात की गारंटी है कि बिजनेस करने वाले अमीर बनते हैं? तुरंत उत्तर नो। लेकिन गारंटी है यदि आपका बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता हो, यदि आपका बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता हो, यदि आपका बिजनेस 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से आगे बढ़ो देना नहीं। पॉइंटर में यूज कर रहा हूं, मेरे वाले में है। क्या बताया सर? कोई बात नहीं, 4 सिद्धांत
फर्स्ट वन इज आपका अपना बिजनेस होना चाहिए, आपका अपना खुद का बिजनेस हो। दूसरा सिद्धांत, उस बिजनेस में प्रोडक्ट डेली कंज्यूम होने वाले होने चाहिए। तीसरा सिद्धांत, उसमें इनकम के डिफरेंट लेवल होने चाहिए। और चौथा सिद्धांत बताया वो डुप्लीकेबल हो, उसमें केवल आपकी वजह से बिजनेस ना चलता हो, आप जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से बिजनेस। और उस दिन मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में पता चला और मैं आज आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट था योर बिजनेस। कभी आपने चेक किया हो, वो बात हम कई बार देखते नहीं है, आपने आरसीएम का मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, उसमें जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर ऊपर 3 लाइन है, जैसे आप उसको क्लिक करते हो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और तीसरा ऑप्शन है योर, है ना? योर बिजनेस। वो 2000 का है, 2 लाख का है, 2 करोड़, उसका मतलब नहीं है। वो इस बात की ओर इशारा करता है कि जे पॉल गेटी का पहला सिद्धांत आरसीएम बिजनेस पर 100% प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल की जरूरत है। आपने सोन पापड़ी का पैकेट खोला, खाया, खत्म। बिस्कुट खोला, खाया, खत्म। पेस्ट, यानी कि हमारे सारे प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल हैं। द थर्ड पॉइंट इज इनकम के डिफरेंट लेवल हैं। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डुप्लीकेबल। ये बिजनेस केवल आपकी वजह से नहीं चलता। मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन मेरी टीम में शुक्ला जी जैसा लीडर आ जाए अच्छा बोलने वाला, तो मेरा बिजनेस चला कि नहीं चलेगा? मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं, लेकिन मेरी टीम में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत लोगों को जानता है, तो मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? ये बिजनेस जे पॉल गेटी के चारों सिद्धांतों पर खरा उतरता है। इसलिए उस मीटिंग में मुझे बताया गया, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आज से बिजनेस में अमीर बनने से रोक नहीं सकती। 2001 में मैंने ज्वाइन किया, 2007 में मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया। 6 साल में मेरी रिटायरमेंट 2023 में थी। सो मैनी प्रमोशन, सो मैनी स्केल, लेकिन इतना सारे के बाद भी मैंने 2007 में इस बिजनेस को इसलिए छोड़ दिया, जितना पैसा हरियाणा गवर्नमेंट मुझे 2023 तक देती, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आज से मुझे 6 साल में दे दिया। अगली लाइन स्लाइड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। ये बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, और दुनिया की नेचर है, जब जब भी बदलाव आता है लोग बदलाव को स्वीकार, नेचर है सर दुनिया की। हमेशा बदलाव का फायदा वो लोग उठाते हैं जो बदलाव से पहले बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो लोग फायदा उठाते हैं जो बदलाव से पहले बदलने की हिम्मत करते हैं। आरसीएम बिजनेस एक बदलाव है, डायरेक्ट सेलिंग के तरीके में बदलाव और व्यापार करने के तरीके में बदलाव। ये स्लाइड मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है अभी तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, अभी तो लोग मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही आपकी बात, ये स्लाइड आपके काम की है सर। इस दुनिया में जब जब भी बदलाव आया, इस समाज में 4 प्रकार के लोग बने। पहले वो बदलाव से पहले बदलने वाले लोग, दूसरे वो जो बदलाव को देखकर बदलने वाले लोग, और तीसरे वो जो बदलाव के बाद बदलने वाले लोग। लेकिन चौथी कैटेगरी के वो लोग थे जो हमेशा बदलाव के विरोध में रहे। कोई भी एग्जैक्ट बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मायने ये नहीं है कि हम किस कैटेगरी में हैं, मायने ये है बदलने की हिम्मत रखते हैं। ये पानी की बोतल बाहर फ्री में मिलती होगी सर, क्यों? फ्री में? आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में इतना पानी है सर, समुद्र भरा पड़ा है, तो फिर भी पानी क्यों बेचते हो आप? इसका मतलब ये हुआ पानी बिकता है। Am I right? पानी बिकता है। For your kind information, हिंदुस्तान में यदि सबसे बड़ा टर्नओवर किसी एक प्रोडक्ट का है, आप ट्रेन में बैठने से पहले पानी की बोतल खरीदते हो, लेकिन मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूं। जिस समय किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार आया पानी को बोतल में भर के
मजाक उड़ाया उसका, पागल है यार ये। हिंदुस्तान में भाई साहब ये यहाँ दूध दही की नदियां बहती हैं, यहाँ पानी को कोई लेने देने वाला नहीं है। वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में विचार आया कि चलो यार पी के देख लेते हैं। एक के आया, दो के आया, चार के आया, सब के आ गया कि पानी अच्छा TDS का है, हेल्थ के लिए अच्छा लेना चाहिए। जब सब लोगों ने पानी को स्वीकार कर लिया, एग्जाम्पल को सुना ध्यान से, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पास बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, तो मैंने मेरे बेटे को सलाह दी कि बेटा पानी को लोग खूब खरीद रहे हैं, ऐसा कर तू भी पानी बेचने का दुकान लगा दे। और रोज की 50-40-100 बोतल रहता और फ्रिज लिया, रोज का बेचना शुरू कर दिया। रोज के 200-400-500 रुपए कमाना आराम से। हेलो, रोज के 500-700-1000 रुपए कमाना, महीने के 20-30 हजार रुपए कमाना। लेकिन मैं आपको वहां लेके जाना चाह रहा हूं, मेरा बेटा तो 20-30 हजार कमाया, लेकिन वो व्यक्ति जिसने उस समय निर्णय लिया जब लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो हजारों नहीं कमा रहा है, वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस समय निर्णय लिया जब लोग मानने को तैयार, और मेरे बेटे ने उस समय निर्णय लिया जब सब लोग मान चुके थे। हेलो, मेरी आपकी जेब में मोबाइल है, आपके बॉम्बे में हर शहर में हर चौथी दुकान मोबाइल की मिलती है। सब लोगों को पता है मोबाइल हमारी इसेंशियल नीड है, इसके बगैर 10 मिनट लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप वहां पर जाइए, जब धीरूभाई अंबानी ने नारा दिया था कर लो दुनिया, उस समय हम लोगों ने विरोध किया था ये हमारे काम की चीज। और जब हमने मोबाइल नहीं लिया तो उन्होंने मोबाइल के सेट को फ्री बांटा था, वो डंडी वाला मोबाइल होता था, है ना। आप अंदाजा लगाइए कि जब लोग मानने को तैयार नहीं थे, उस समय जिसने मोबाइल में काम किया, आज सबको पता है मोबाइल जरूरत की चीज है, मोबाइल की हर व्यक्ति को जरूरत है। और मेरे बेटे ने भी शहर में मोबाइल की दुकान कर ली, एक्सेसरी बेच रहा है, सिम पर क्या पड़ा, मेरा बेटा महीने के 20-30 हजार आराम से कमा लेता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने उस समय शुरू किया था जब लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है। समझ में आई बात? मैसेज क्या है? बड़ी सफलता उन लोगों को मिलती है जो बदलाव से पहले अपने आप को बदलने की हिम्मत। आज आरसीएम बिजनेस भी उसी स्थिति में है जहां 20-30 साल पहले पानी की बोतल की स्थिति थी, जहां 18 साल पहले मोबाइल की स्थिति थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस भी उस स्थिति में आने वाला है जहां आज पानी की बोतल आई हुई है, जहां आज मोबाइल आया हुआ है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? जो उस समय आएंगे जब सब लोग आ जाएंगे, वो महीने के 20-30 हजार कमाएंगे, और जो आज कर रहे हैं जब लोग मान नहीं रहे हैं, वो महीने के करोड़ों रुपए कमाने वाले बनने वाले हैं। इसलिए बिजनेस की दुनिया में बड़ा फायदा वो लोग कमाते हैं जो दुनिया के बदलने से पहले बदलने की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हें ही उठानी। आरसीएम बिजनेस आज अनकंफर्ट जोन में है। सगा भाई मानने को तैयार, वो दोस्त जो बोलता है मैं तेरा पक्का दोस्त तो जो कर लूंगा, लेकिन तेरा आरसीएम का मेंबर नहीं बनूंगा। ये क्या मैसेज दे रही है? इसका मतलब ये है कि अभी बदलाव से पहले का समय है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अभी गाइडलाइन आया है, आने वाले समय में कानून भी आएगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, एक समय ऐसा भी आप देखेंगे पिकअप सेंटर खुलेगा 9 बजे और उसके बाद लाइन लग जाएगी 7 बजे। लोगों को पता है कि यदि मैं पहले जुड़ गया तो मैं इससे सीनियर होने वाला हूं। ऐसी स्थिति आरसीएम की होने वाली है। अब आपका फैसला है कि आप उस स्थिति में जाके आरसीएम करना चाहते हैं या आज करना चाहते हैं। फर्क क्या पड़ेगा? यदि आज करोगे तो लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, और 10 साल बाद करोगे आपको लोगों के नेटवर्क में आना पड़ेगा। यह फैसला आज आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं सर? इसलिए आरसीएम बिजनेस आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये पता नहीं कहां से स्लाइड आ गई सर। अजय, जमाने के साथ ना बदलने वालों का क्या हाल होता है। ये वो कार है जो इंडिया की नंबर 1 कार होती थी। गवर्नर के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, कलेक्टर के पास। इनको गलतफहमी हो गई हम नंबर 1 हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बदली, इनका जवाब था हमें बदल
अब नंबर 1 का है, हम नंबर 1 नहीं है सर, हम तो ऑर्डिनरी पीपल हैं। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले जमाने का सबसे बड़ा व्यापार बनने वाला है। इसलिए इस व्यवसाय को क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये लाइन आपके लिए स्टिक है। पहली चीज मुझे पता चला ये अमीर बना सकता है, और दूसरी चीज ने मुझे बहुत हर्ट किया, वो लाइन आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये केवल एक्टिव इनकम का जरिया नहीं है, ये पैसिव इनकम का जरिया है। पैसिव इनकम पहली बार मैंने ये सब सुने थे। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब तक काम करने वाला काम करे तो पैसा आए, काम ना करे तो पैसा। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जब तक काम करे तो पैसा आए, और काम ना करे, इस दुनिया में ना रहे तब भी पैसा आए, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आए। ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको इस पैसिव इनकम का दिखाना चाहता हूं। आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरत आपको आरसीएम की। एक गांव की कहानी दिखा रहा हूं आपको। एक ऐसा गांव जहां पानी नहीं था, बहुत किल्लत थी पानी। गांव से बाहर 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर एक नहर, जिसका पानी सारे गांव वाले यूज करते। जब भी किसी को पानी की जरूरत पड़ती उस नहर पे जाते पानी लेने के लिए। इस प्रकार से गांव में पानी आता है। सब लोग बड़े परेशान, रात को जरूरत पड़े तो बच्चा अकेले कैसे जाए, महिला अकेले कैसे जाए। सारे गांव के लोग बहुत परेशान, यार गांव की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग बुलाई, इस समस्या पर विचार किया गया, और कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि गांव में पानी नहीं है तो हमें थोड़ा पैसा खर्च कर लेना चाहिए, किसी व्यक्ति को गांव में पानी लाने का ठेका दे देना चाहिए, कम से कम हमारे बच्चे बाहर जाने से तो बच जाएंगे। सब लोग सहमत हो गए। उन्होंने अखबार में इश्तिहार निकलवाया कि जो व्यक्ति हमारे गांव में पानी लाकर देगा हम उसको पैसा देंगे। बगल के गांव के 2 लड़के काम की तलाश में थे। जैसे इन्होंने इश्तिहार को पढ़ा, इनके दिमाग में विचार आया हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए, बाहर कहीं जाएंगे। यदि हम इस काम को शुरू कर लेते हैं तो 2 फायदे, गांव वालों को पानी मिल जाएगा, हमें काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। आइडिया अच्छा था सर। दोनों के दोनों लड़के गांव में गए और लोगों ने इनको पानी लाने का टेंडर दे दिया। दोनों बड़े एक्साइटेड हुए, लेकिन ये लड़का बड़ा स्मार्ट था। इसको लगा जब काम मिल ही गया तो कल से क्यों शुरू करूं, आज ही क्यों शुरू कर लेना चाहिए। ये लड़का अपने घर की ओर वापिस चला गया। ये लड़का घर नहीं गया, ये गया बाजार में, और ना केवल बाल्टी खरीद के लेके आया, आता आता उस नदी से भर के भी लेके आया, और दोनों बाल्टियों को लटका करके गांव में पहुंचा। आवाज लगाई कि आपने जो काम दिया था मैंने कर दिया, अब बोलो किसको पानी चाहिए। 2 महिलाएं आई, पैसे दिए, पानी, फिर वापिस गया, फिर पानी लेके आया। शाम तक 2-3 चक्कर लगाए। अगले दिन सुबह जल्दी उठाई घर में, कभी दूसरे वाला मेरे से पहले आके पानी ना भेज दे, कभी दूसरे वाला ज्यादा ग्राहक ना बना ले। 2-3 दिन बड़ा काम किया, पानी की डिमांड बढ़ी, अकेले से काम नहीं चला। एक व्यक्ति को नौकर लगा दिया कि भैया मेरे पास बड़ा काम है, वो नौकरी चाहिए, मैं तेरे को काम दे सकता हूं। रोज सुबह उठता, बाल्टी ढोता, रोज सुबह उठता, बाल्टी ढोता, रोज पैसा कमाता। हेलो, यदि कल को बाल्टी ना उठाई तो पैसा आएगा, कल को बीमार हो जाए तो पैसा आएगा, इस बात की चिंता नहीं, लेकिन पैसा रोज कमाना। 2-3 महीने 4 महीने गुजर गए। वो दूसरे वाला लड़का फिर आता है 2-3 महीने के बाद, और 2-3 महीने के बाद जब आता है गांव वाले लोगों को दोबारा इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने आपका काम कर दिया। सारे लोग बड़ी असमंजस से उसकी ओर देख रहे कि यार भले आदमी तो 3 महीने के बाद दिखाई दे रहा है। यदि ये लड़का ना होता तो हमारे गांव की पानी की समस्या का कोई हल ही नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके काम में लगा हुआ था, जो काम आपने दिया मैंने कर दिया। लोग पूछ रहे तुम्हें किया क्या है, क्या मैंने ये काम कर दिया, मैंने उस नदी से आपके गांव पर पाइपलाइन बिछा दी है। हेलो, मैं 3 महीने से पाइपलाइन पर लगा हुआ था और मैंने अब पाइपलाइन बिछा दी। अब आपको एक काम करना है, कनेक्शन लेना है और आपके घर में पानी आना शुरू हो जाएगा। दिन में चाहिए, रात को चाहिए, सुबह चाहिए, थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए। यानी कि उस गांव में पानी आने के 2 तरीके, एक ये
को ये बाल्टी ना उठाए तो पैसा आएगा, लेकिन ये कल को बाल्टी ना उठाए तो भी पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसने पाइपलाइन बिछा दी। यहां तक नहीं रुका, फिर दूसरे गांव में पाइपलाइन, फिर तीसरे गांव में, फिर चौथे। मुझे नहीं पता है कहानी असली या नकली, आई डोंट नो, लेकिन मैं इस कहानी से बहुत मोटिवेट हुआ और इस कहानी का सारांश बताया गया। उस पूरे एरिया में इस लड़के ने पाइपलाइन बिछा दी और कुछ समय के बाद ये लड़का उस एरिया का अमीर व्यक्ति बन गया। और उस कहानी में बताया गया इस दुनिया में बाल्टी उठाने वाला व्यक्ति कोई अमीर नहीं बना है, लेकिन पाइपलाइन बिछाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति अमीर बना है। और आज से 18 साल पहले जब आरसीएम में 1 प्रोडक्ट होता था, उस समय मुझे बताया, हेलो, आरसीएम एक पाइपलाइन की तरह है। यदि आपने इस पाइपलाइन को बिछाना शुरू कर दिया, ये पाइपलाइन आपके घर से चलती है, आपके घर से चल के आपके पड़ोस में जाती है, फिर गली में जाती है, फिर दूसरी गली में, फिर तीसरी गली में, फिर चौथी गली में, फिर दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में। जिस दिन आपकी आरसीएम की पाइपलाइन पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। तब मैंने अपने आप से निर्णय लिया कि मैं पैसा तो कमा रहा हूं, लेकिन बाल्टी उठा के पैसा कमा रहा हूं। क्या मेरे पास कोई और ऐसी पाइपलाइन है? नहीं है। आरसीएम एक पाइपलाइन की तरह है, जिसे ढंग से बिछा लिया तो एक दिन हर व्यक्ति को अमीर बना सकती है। और मजे की बात देखिए, इस पाइपलाइन से तो पानी आता है, आरसीएम की पाइपलाइन से नोट आते हैं सर। हो सकता है बिछाने में मुश्किलें आए, लेकिन यदि एक बार बिछ गई, आने वाली 7 पीढ़ियों को बाल्टी उठाने की जरूरत। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा सर, अपने बीच में जीता जाता एग्जाम्पल है। जानते हैं इन शख्सियत को? जिस व्यक्ति की मीटिंग में जाके मैं प्रभावित हुआ था, माननीय ओपी शर्मा जी, राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर, क्लास 1 ऑफिसर, 2014 में इस दुनिया से चले गए। यदि वो वकील होते और उनका बेटा वकील ना होता, तो क्या उस वकालत के काम की वजह से उसके बेटे घर में पैसा आता? यदि वो बहुत बड़े डॉक्टर होते और उस दुनिया से चले जाते, उनका बेटा डॉक्टर ना होता, तो क्या उस डॉक्टर की वजह से उनके घर में पैसा आता? लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर थे, उन्होंने आरसीएम की पाइपलाइन बिछाई थी और इस पाइपलाइन में वो बन गए थे स्टार डायमंड। और स्टार डायमंड का मतलब है 50 करोड़ बिजनेस एक तरफ और 50 करोड़ बिजनेस एक तरफ। और कमाल की बात देखिए, इस कंपनी की तैयारियों को देखिए, इस बिजनेस के बड़े विजन को देखिए। जिस दिन वो इस दुनिया से गए, इस लड़के को आरसीएम के प्लान का पता नहीं, प्रोडक्ट का पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस की ताकत है। उसी पल, उसी एक्शन ये लड़का स्टार डायमंड के लेवल पर आ जाता है और 50 लाख रुपए की इनकम का मालिक बन जाता है। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको बोला जाता है सब फाइनेंशियल फ्रीडम। और यदि मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बात है, दुनिया में ऐसा और कोई काम नहीं जो एक व्यक्ति को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी से, लेकिन ये ऐसा काम है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को अमीर बना सकता है। और कई बार हम पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, आपका तो सिटी बहुत एडवांस सिटी है, हम बैठ के बातचीत करते हैं, हो सकता है आपके पास बैठने का समय ना हो। कई बार मैं सुनता हूं बड़े शहर वालों की बात, ओल्ड एज होम, सुनते होंगे आप भी? हाँ जी, क्या मीनिंग है ओल्ड एज होम का? वृद्धाश्रम किन लोगों के लिए है? जिनके बच्चे नहीं। हाँ जी, क्या उस वृद्धाश्रम में केवल वो लोग रहते हैं जिनके बच्चे नहीं है? ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके बच्चे हैं। पता नहीं मुझे बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। जिस बच्चे को पालने पोसने में माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, और वो बच्चा जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या बोलता है? अब हम आपको देख नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। तो उसके लिए जगह घर नहीं है, उसके लिए जगह वृद्धाश्रम है।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने आरसीएम बिजनेस को ढंग से समझ लिया, बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी वो ये बोल दे कि ये जगह आपके लिए, क्योंकि पता है पापा डायमंड बन चुके हैं, हर महीने पापा का 50 लाख का चेक आता है। यदि मैंने सेवा नहीं की, ये सारा का सारा पैसा पापा किसी वृद्धाश्रम में दान दे सकते। इसलिए आरसीएम एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की बात है। इट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यदि आप इस बिजनेस के आने वाले समय के रूप को जान जाए तो हर व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक दो चीजों में मैं आपके साथ और बात करूंगा जो हमारे समाज की आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या है। आज सुबह जब मैं एयरपोर्ट पर आ रहा था तो मैं और चालक ओला कैब में देखा थे, बात होगी ऐसे ही। उस व्यक्ति ने कहा सर नौकरियां खत्म हो रही हैं। अभी शायद आप बता रहे थे राजेश जी, दीपक जी, आपके रिलेटिव जो आरसीएम को सुनते नहीं थे, ऑटो सेक्टर में काम करते थे। यह तस्वीर सर बिल्कुल सच्चाई की है। पहली चीज, आज हर व्यक्ति बाजार की मिलावट से परेशान है। क्या यह लाइन सही लिखी गई है सर? बिल्कुल सही है सर। मिलावट इस प्रकार बढ़ चुकी है, चाहकर भी ना सरकार कुछ कर पा रही है, ना हम आप लोग कुछ कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार लापरवाह है, लेकिन सरकार को पता कब चलता है मिलावट का? कोई भी कंपनी पहले अखबार में विज्ञापन नहीं निकालती कि कल को एक ऐसी कंपनी का मुहूर्त किया जा रहा है जिसमें मिलावटी सामान बिकेगा। कोई ऐसा बोलता है क्या? सरकार को पता तब चलता है जब वो कंपनी 2-4 साल चल चुकी होती है। क्या इसका समाधान किसी के पास है? लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि इस समस्या का समाधान कहीं पर है तो केवल आरसीएम बिजनेस के पास है। केवल और केवल आरसीएम बिजनेस के पास है। यहां पर पिकअप सेंटर पे सामान वो नहीं बिकता जो पिकअप सेंटर पे दिखाई देता है। यहां पर वो सामान बिकता है जो पिकअप सेंटर के कंप्यूटर में होता है। हेलो, कभी आप चेक करके देख लेना, पिकअप सेंटर वाले के कंप्यूटर में 10 बिस्कुट के पैकेट हैं। आपने एक बिस्कुट के पैकेट का बिल कटवा दिया तो उसके पास कितने बचेंगे? भले उसके पास 100 रखे हो। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यहां पर वो सामान बिकता है जिसका पक्का बिल काटा जाता है, और पक्का बिल उसी का कटता है जो स्टॉक में होता है, और स्टॉक का सारा रिकॉर्ड कंपनी के हाथ में होता है। पिकअप सेंटर वाला मिलावट करना भी चाहे, उसके हाथ में कुछ होता है, 1 रुपए का सामान भी बिना पक्का बिल के बिक नहीं सकता। इसलिए यदि हिंदुस्तान की इस बीमारी का कहीं पर समाधान है तो केवल आरसीएम बिजनेस के पास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लोग आरसीएम में पैसे के लिए आएंगे नहीं आएंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन लोग आरसीएम में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए गारंटी से आएंगे, क्योंकि वो पता है यदि सही सामान मिलेगा तो मुझे आरसीएम के स्टोर पर ही मिलने वाला है। और यदि इस प्रकार की बात लोगों हो जाएगी तो आरसीएम चलेगा नहीं चलेगा सर? इससे और बड़ी बात, नौकरियां। सबसे बड़ा मुद्दा यह है नौकरियों का। आप बहुत सारे साथी यहां पर बैठ रहे हैं, नई नौकरियां नहीं मिल पा रही है सर। नई की तो छोड़िए, पुरानी नौकरियां भी खतरे में हो रही हैं। अभी जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया, हाँ जी, और जिन लोगों ने जेट एयरवेज में 10 साल 15 साल नौकरी की, क्या उनको यह बोला गया कि आपको दूसरी नौकरी दे रहे हैं? छुट्टी। ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, नौकरियां लगातार घट रही हैं सर, घट रही है। इसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की पॉलिसीज गलत है। इस समय हर सेक्टर में मैनुअल वर्क कम हो चुका है सर, बिल्कुल कम हो चुका है। नौकरियां नहीं मिलेगी, आदमी की जरूरत रहेगी नहीं। आप देख लो ना, कभी पहले बैंक में जाते थे, कैशियर पैसे लेने पड़ते थे तो कैशियर देता था, हाँ जी, कई बार भूल चूक भी हो जाती थी, है ना? लेकिन अब कैशियर की जरूरत, बैंक के बाहर कैशियर बैठा दिया। वो कैशियर से 9 से 5 पैसे देता था, ये कैशियर 24 घंटे पैसे देता है। कभी गलती लग के आए कि 100 की 101 नोट आ गए हो,
तो कैशियर की जरूरत रही क्या? पैसा डालने की मशीन भी है कि हाँ चेक को क्लियर करने के लिए जरूरत है, लेकिन कुछ समय के बाद चेक को क्लियर करने के लिए भी आदमी की जरूरत। आप बैंक में जाओगे तो आपको कोई आदमी नजर नहीं आएगा, आएंगी तो केवल सारी मशीनें नजर आएंगी। तो नौकरी मिलेगी कहां से आपको? मैन्युफैक्चर में, जहां पर एक मशीन में जहां पर रॉ मटेरियल डाला जाता था, अगला आदमी उसको देखता था, तीसरा फिर चेक करता था, 10वां आदमी जाकर के सामान निकालता था। अब क्या हो गया? आदमी की जरूरत डालने वाला चाहिए और बीच के 10 लोगों की जरूरत। हाँ जी, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, आगे टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे भाई साहब, कंप्यूटर पढ़ाएगा। कहां जरूरत रहेगी आदमी की? तो नौकरियां घटेगी या बढ़ेगी? हेलो, तो क्या किसी सरकार के पीछे आप जो मर्जी को इलेक्शन में, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस समस्या का भी समाधान यदि किसी के पास है, आरसीएम बिजनेस के पास है। अगली बात आप देखोगे तो दंगा जाओगे। कमाल की बात है, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। आपके लिए खाने की व्यवस्था है गुड आउट की, गुड आउट के बारे में बताया जाएगा आपको। 8 वर्ष में मोहल्ले में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। ये लाइन मैंने नहीं लिखी, ये है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की। क्यों? जरूरत नहीं है सर नौकरी की, दुकान की। ये दुकान जेब में क्यों सर? दुकान नहीं है क्या ये? आपको क्या चाहिए? टिक टिक लिखो, आ जाए घर पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, जब कोई ग्राहक आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे? ये बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इसलिए आने वाले समय में इन सब चीजों को यदि आना पड़ेगा, आरसीएम के पास आना पड़ेगा। लोगों की मजबूरी होगी, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए आए, चाहे नौकरी के लिए आए, चाहे रोजगार के लिए आए, चाहे पैसा कमाने के लिए। इसलिए आने वाले समय में आरसीएम बहुत तेज गति से डायरेक्ट सेलिंग इन सब चीजों का समाधान है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि यदि डायरेक्ट सेलिंग का समाधान है तो एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की स्टेटमेंट है। उन्होंने लिखा, डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे मिलने वाली इनकम बहुत बड़ी है। लेकिन उन्होंने बाद में एक लाइन लिखी, शर्त एक है, आप किसी अच्छी, ये इंडस्ट्री बड़ी है लेकिन इसके सारे रिजल्ट आपको तभी मिल सकते हैं जब आप किसी अच्छी सी बड़ी कंपनी से जुड़ जाए तो। और मुझे ये कहते हुए प्राउड हो रहा है, हिंदुस्तान में यदि रियल डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी काम कर रही है, उसमें नंबर 1 पर नाम आता तो आरसीएम बिजनेस का है। और मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो, जिस समय हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाई और सभी कंपनियों ने गवर्नमेंट को धन्यवाद देने के लिए एक थैंक्स सेरेमनी का आयोजन किया, उसमें सरकार के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे सीनियर लीडर, बहुत सारे मंत्री उसमें आए हुए थे। और जब उन लोगों ने सरकार का धन्यवाद बोला, आपने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वगैरह वगैरह। और हमें इस बात पे बड़ा गर्व होता है जब आरसीएम के एमडी माननीय टीसी छाबड़ा जी का नंबर आया, उन्होंने धन्यवाद देने से पहले एक लाइन बोली। उन्होंने कहा कि आज हम आपका धन्यवाद करने तो आए हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। और यदि आप हमारे दिल की आवाज सुनना चाहते हैं, हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कड़े से कड़ा कानून ले आए तो इस इंडस्ट्री में गलत काम करने वाली कंपनियों को रोका जा सकता है। और जैसे उन्होंने बात बोली, आप जो मर्जी बड़ी से बड़ी कंपनी गाइडलाइन में जितना कड़ा कानून बनाओगे, यदि कोई कंपनी उन कड़े कानून को पालन करने में सबसे ज्यादा पहल करेगी तो मैं आरसीएम में सबसे पहले उसका पालन करने वाला। और जैसे ही ये बात बोली, वहां के एक सीनियर लीडर ने बोला कि हमें पता है कि आप आरसीएम से हैं और ये लाइन कोई बोल सकता है तो केवल आरसीएम वाले बोल सकते हैं। तो हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए कि यदि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा होने वाली है
हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसका एक अस्तित्व है, जिसका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो क्वालिटी से कभी समझौता करती नहीं है, जो रेट को लेकर बहुत सजग है, जो डिलीवरी सेंटर को लेकर बिल्कुल ग्राउंड तक जा चुकी है, और जिनका ध्येय है कि आने वाले समय में हमारे पिकअप सेंटर वर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो सामान आपको बाजार में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आरसीएम के बैनर के नीचे आने वाला है। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक आरसीएम के प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो आरसीएम में लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी संस्था के साथ बड़ी ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़ रहे हैं, और यदि डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी होने वाली है तो मैं अब आपसे बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? जब तक आप इसके बारे में नहीं समझते, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग तरह तरह के प्लान लेके आते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, आपको बहुत सारे लोग फील्ड में मिलेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये फोटो मैंने इसलिए लगा ली क्योंकि मुझे बॉम्बे में मीटिंग करनी थी। छोटी दुकान बॉम्बे में दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि बॉम्बे वाले हैं सर। क्या है ये है मैन्युफैक्चरर कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाती है, ये है कस्टमर जो प्रोडक्ट को यूज करता है। सामान बनता यहां पे है, बिकता यहां पे है, खरीदा इसके द्वारा जाता है, इन लोगों के द्वारा सप्लाई किया जाता है, और ये विज्ञापन करने वाले लोग हैं। हमें क्या खरीदना है ये बताते हैं, हमें कौन सी साबुन से नहाना चाहिए ये बताएगा, है ना। और ये इतने कलाकार हैं जो ये बोलते हैं, ये टीवी में आके बोलते हैं, और टीवी से कब हमारे दिमाग में घुस जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है ना। मेरे गोरेपन का राज मैंने नहीं बोला, आपने बोला, क्योंकि आपके दिमाग में घुस रहा है। मेरा दोस्त एक दिन घर पे चला गया मैडम के घर में 4 लक्स रखी उसकी। मैंने कहा 4 क्यों रखी? सर मेरा रंग थोड़ा सांवला है। मैंने कहा तेरे सांवले का लक्स से क्या मतलब है? आपने सुना नहीं माधुरी दीक्षित को, वो भी लक्स से गोरी होगी, और मैं रोज 2 बार नहाता हूं लक्स से, इसलिए गोरा था। लक्स से कोई गोरा, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बनता यहाँ पे है, बिकता यहाँ पे है, इनके द्वारा सप्लाई किया जाता है, ये विज्ञापन करते हैं, खरीदता ये है डायरेक्ट सेलिंग। यदि इन बिचौलियों को हटा दें, क्यों ज्यादा बात करेंगे, सीधा कंपनी कस्टमर से मिले। मैं 2 तरीके से आपको बताना चाहूंगा। एक तो बिल्कुल सिंपल नए व्यक्ति के लिए, क्या है आरसीएम। मैं पिछले 15 साल से इस दुकान से सामान लेता हूं, मेरे घर में जो भी सामान आता है इस दुकान से आता है। मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा कि ये रेट ज्यादा लगाता है, मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा कि मिलावट करता है, बहुत अच्छा है, लेकिन 15 साल से इस दुकान से सामान आता है। एक दिन मैं इस दुकान पे सामान लेने के लिए गया, मेरे घर वालों मुझे स्लिप बना के दी, और मैं इस दुकान पे गया। इस लड़के ने मेरा सारा सामान निकाला, पर्ची बनाई, बिल बना 2000 रुपए का। मैंने 2000 का बिल पे किया, सामान थैले में लिया, और जैसे मैं दुकान से निकलने लगा, इसका पिताजी दुकान में आ गया। ये 2 लोग बैठते हैं, पिताजी भी बेटा दोनों दुकान चलाते हैं। जैसे मैं दुकान से निकला, पिताजी दुकान में आया, और पिताजी ने आते इस बच्चे से पूछा क्या हुआ, और बच्चे ने तुरंत रिप्लाई दिया 2000 की बिक्री हुई। मेरी बात समझ रहे आप? मैंने 2000 का सामान जो खरीदा था, मेरे खरीदते इसका पिताजी आया, और पिताजी ने बच्चे से पूछा क्या हुआ, बच्चे ने तुरंत रिप्लाई दिया 2000 की बिक्री हुई। यह बात, मेरी खरीदारी किसी और की बिक्री बनती है। क्लियर? एक दिन मुझे कोई आरसीएम वाला मिल गया, उसने मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या क्वालिटी है, कितने हेल्थी प्रोडक्ट है, रेट बहुत वाजिब है, टीपी पे मिलता है, 20% लेस में मिलता है, वगैरह वगैरह। मैं उसकी बात से कन्विंस हुआ, मैंने कार्ड बनवाया डायरेक्ट सेलिंग का, और मैं आरसीएम की दुकान पे चला गया, और वही पर्ची दुकानदार को जाके दी, और जैसे पर्ची दुकानदार को दी, उसने मेरा सारा सामान निकाला, सामान निकाल के अपने कंप्यूटर में टिक 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 कुछ लिखा, 2000 रुपए मैंने दिए, और कमाल की बात देखिए, जैसे उन्हें कंप्यूटर पे लिखा, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, योर बिजनेस इज 2000 रुपए। हेलो, क्या ये दुनिया का 8वां अजूबा नहीं है? अब तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती
खरीदारी भी मेरा व्यापार बन सकती है, यदि मैं नेटवर्क की ताकत को समझ जाऊं तो। या हम जब जब भी इस दुकान पे जाते हैं, जब जब भी यहां से सामान खरीदते हैं, हम इस मार्केट का टर्नओवर बनाते हैं। जब जब भी ग्राहक इस दुकान पे जाता है, इस मार्केट का टर्नओवर बनाता है। यदि हम लोगों को इस मार्केट से हटा के यहां पर ले आए तो इस मार्केट का टर्नओवर बनना शुरू हो जाएगा। पहले हमारे पास केवल एक तरीका होता था, अब हमारे पास चॉइस है। मैं चाहूं तो यहां से खरीद लूं, चाहूं तो यहां से खरीद लूं। फर्क क्या पड़ेगा? यहां से खरीदूंगा तो इस मार्केट का टर्नओवर बनेगा, यहां से खरीदूंगा तो इस मार्केट का टर्नओवर बनेगा। इस मार्केट के टर्नओवर में सारा प्रॉफिट बिचौलियों का है, लेकिन इस मार्केट के टर्नओवर में 45% का मालिक ग्राहक को बनाया जाता है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, इट इज कॉल्ड आर सेलिंग। और यदि मैं लोगों को यहां से यहां ले आया तो इसका टर्नओवर बड़ा हो सकता है। अब मैं जो डाटा आपको दिखा रहा हूं वो बड़ा चौंकाने वाला है। हमने इन दुकानों पे जा जाके इस टर्नओवर को कितना बड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस प्रकार के प्रोडक्ट का एक साल का जो टर्नओवर है वो है 20 लाख करोड़। हाँ जी, कितना है? 20 लाख करोड़। ये 20 लाख करोड़ का टर्नओवर किसने बनाया सर? क्या इस कस्टमर का इसमें कोई हिस्सा है? कितनी विचित्र बात! टर्नओवर को बनाने वाले का टर्नओवर में कोई हिस्सा नहीं। टर्नओवर को बनाने हम आप मिल जाएं, लोगों को यहां से हटा के यहां ले आए तो इस टर्नओवर में 45% के मालिक हम बन सकते हैं। आज हमारे बीच में पहली बार कितने लोग आए हैं? एक बार इनका वेलकम करना चाहिए। मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। आपको यह क्यों बुलाया है यह जरूर जानिए। कई बार हमें कुछ गलतफहमी हो जाती है कि यह व्यक्ति जो मुझे बुला के लेके आया है, यदि मैं इसका मेंबर बन गया तो इसका पता नहीं कितने करोड़ का फायदा हो जाएगा। लोगों को यही गलती आगे नहीं जानी चाहिए। उसको कितने करोड़ का फायदा नहीं होगा। आपको इसलिए बुलाया है, हम आपको इस टर्नओवर का 45% का मालिक बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, एक घटना का। एक बार एक इवनिंग का टाइम, सर्दियों का मौसम, आपके यहां सर्दी नहीं पड़ती, हमारे वहां बहुत सर्दी पड़ती है। सर्दियों का मौसम, जंगल का एरिया, एक व्यक्ति अपने घर जा रहा सड़क पे, अपनी गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए फास्ट गति से, गाड़ी का म्यूजिक ऑन, बड़ा अच्छा गाना लगा रखा, मस्ती में चल रहा। जैसे ही आगे बढ़ रहा, तुरंत उसको आगे दिखाई दिया कि आगे एक नदी है और नदी का पुल टूटा हुआ है। और जैसे उसको टूटा हुआ पुल दिखाई दिया, तुरंत जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी अच्छी थी, बड़ी थी, गाड़ी रुक गई। पुल टूटे हुए से मात्र 1 फीट पहले नीचे उतरा, पसीना आ गया और जैसे देखता भयानक तस्वीर, यदि 1 सेकंड और गाड़ी को ब्रेक लगाने में लेट हो जाता तो आज जान बचने वाली इस नदी में गिर जाता। भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा किया। जिन जिन देवी देवताओं को मानता था सबका बड़ा धन्यवाद किया। रिलैक्स हुआ और लगा कि अब दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। गाड़ी को बैक किया। बैक करते करते दिमाग में ख्याल आया कि मुझे तो पुल टूटा हुआ दिखाई दे गया, बाई चांस किसी और को दिखाई नहीं दिया तो ये जो मेरी जान बची है, किसी का उपकार होगा, मुझे भगवान का कुछ है वो तो धन्यवाद करना चाहिए। और उसने गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया और खड़ा हो गया वहां पर लोगों को यह बताने के लिए कि भाई साहब आगे पुल टूटा हुआ है। जैसे ही खड़ा हुआ, सामने से तेज स्पीड से गाड़ी आई, बारिश पड़ रही, सर्दी का मौसम, कपड़े भीग गए, ठंड लग रही। जैसे गाड़ी उसने हाथ दिया, गाड़ी वाले के दिमाग में गलत जाना चाहता होगा, अनजान व्यक्ति है, गाड़ी रोकी नहीं और क्या हुआ, नदी में गिर गया।
अफसोस हुआ कि यार ये मान लेता तो बच जाता। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर दूसरी गाड़ी वाले को हाथ किया, दूसरी गाड़ी वाले के दिमाग में विचार आया ये गाड़ी की सीट को गिल्ला करेगा, इसको लिफ्ट चाहिए, पता नहीं कौन होगा, फिर गिर गए। ऐसे 2 4 5 गाड़ियां गिरी। करे क्या? सामने वाला यही सोच रहा अपने फायदे के लिए खड़ा है। थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी आई। गाड़ी वाला भला आदमी था, उसको लगा सर्दियों का टाइम है, रात अंधेरी है, जंगल का एरिया है, इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे रोक लेना चाहिए। जैसे उसने हाथ किया, उसने गाड़ी को रोका, कांच को नीचे किया, कहा भाई साहब आ बैठ, बोल तुझे कहां जाना है। और जैसे उसने कहा तुझे कहां जाना है, उसने कहा करते हैं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी गाड़ी खड़ी है देख, मैं लिफ्ट लेने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ पर। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये लिफ्ट लेने के लिए खड़ा है। अरे भाई साहब आगे नदी टूटी हुई है, ये पुल टूटा हुआ है, तेरी किस्मत अच्छी है जो तूने गाड़ी को रोक दिया, नहीं तो तू भी इस नदी में गिर जाता। अब ऐसा कर, तू भी गाड़ी को साइड में लगा, अब मैं अकेला नहीं हूं, हम दोनों मिलकर के बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचा सकते। तो जितने भी नए लोग आए हैं, आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपको मेंबर बनाना है, आपको इसलिए बुलाया यदि हम आप मिल जाए, इस 20 लाख करोड़ को आरसीएम में कन्वर्ट किया जा सकता है और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अमीर बनाया जा सकता है, इसलिए आपको बुलाया गया। क्या आप सहयोग देने को तैयार हैं? क्या आपका सहयोग मिलेगा? और मेरा मानना है यदि आपने इस इंडस्ट्री को यहाँ कन्वर्ट कर दिया तो ये चमत्कार हो सकता है सब बहुत बड़ा, इसलिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूं, ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। वो डाटा है वर्ल्ड वाइड। यदि किसी व्यक्ति को थोड़े समय पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो या दिल कमजोर हो, वो बाहर जा सकता है, क्योंकि अब आएगा ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। ये है 20 लाख करोड़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। मैं डाटा दिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग का, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का, जहां पर आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले इंडस्ट्री चल रही है। ये है इस साल का 2018 का डायरेक्ट सेल्स। ये है कंट्री का नाम, ये है पॉपुलेशन, ये है वहां की सेल इन डॉलर और ये है सेल इंडियन INR में। सबसे ऊपर आता है अमेरिका। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है सर? 32 करोड़। वहां एक साल का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है 37,297 मिलियन डॉलर। यदि इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, लगभग 2.5 लाख करोड़। कौन सी है? डायरेक्ट सेलिंग वाले। वहां की एक साल के टर्नओवर 2.5 लाख करोड़। चाइना, कोरिया, मजे की बात देखिए, ये कंट्री नंबर 5 पर होता था, इस साल नंबर 3 पर आया। और पॉपुलेशन कितनी है सर? क्या इस लाइन में आपको कहीं इंडिया दिखाई देता है? कितनी पॉपुलेशन है सर? सर थोड़ा जोर से बोलेंगे। 5 करोड़। इतने लोग तो हमारे रात को रेलवे स्टेशन पर मूंगफली खाते रहते हैं सर, जितनी यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है ना? जब 5 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.25 लाख करोड़ हो सकता है, 32 करोड़ की पॉपुलेशन में 2.5 लाख करोड़ हो सकता है, तो 134 करोड़ की पॉपुलेशन में 2.5 लाख करोड़ की हो सकता है सर। और मैं आपको यदि बहुत बड़ी बात ना हो, इस समय कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर, इस बात का कोई मायने नहीं है। आने वाले समय में यदि नंबर 1 पर किसी देश का नाम आने वाला है, उसमें हिंदुस्तान का आने वाला है, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट सेलिंग आई नहीं अब तक। या तो मेंबर बनाने की स्कीम में आई है, लोगों का धन दुगना तिगना करने की बातें आई है, या तो लोगों को ठगने के ऊपर प्लानिंग की गई है। रियल डायरेक्ट सेलिंग तो अब आई है जब सरकार का ध्यान हुआ है। और ये यदि ऐसा हो गया, आने वाले समय में इस पूरे वर्ल्ड में यदि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ऊपर कोई कंट्री होगा तो हिंदुस्तान होने वाला है। और उस कंट्री में यदि सबसे बड़ा टर्नओवर किसी कंपनी का होगा, कई लोग पूछेंगे क्यों होगा सर? पूछना चाहिए ना। अभी केवल गाइडलाइन आया है, अभी कानून भी बना है। गाइडलाइन में कोई कुछ कर ले अभी ठीक है। अभी एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया है, अभी आया ना। घर से निकलने से पहले आदमी बेल्ट लगाता है सर, बाइक स्टार्ट करने से पहले हेलमेट उड़ता है, क्योंकि कानून आ गया है।
जब कानून आएगा, आज अभी क्या हो रहा है, कोई भी कंपनी प्लान बनाती है, किस लिए, ताकि ज्यादा लोग आ जाए, हम आपको रोज का दे देंगे, डबल कर देंगे, बिना किए दे देंगे, पता नहीं क्या करेगा। जिस दिन कानून आ जाएगा, केवल दो विकल्प बचेंगे, या तो इनको कंपनी बंद करनी पड़ेगी या इस प्लान को बदलना पड़ेगा। तीसरा विकल्प बचने वाला, या तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी या प्लान को बदलना पड़ेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आरसीएम को कुछ भी बदलने की जरूरत, हम 100% गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनमें से इतनी सारी कंपनियां जब बंद होगी और सारे लोग ऑटो रिक्शा चलाएंगे क्या, दुकान करेंगे क्या? इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही अमीर बना, और उस समय यदि कोई कंपनी इनके सामने होगी तो केवल और केवल आरसीएम बिजनेस होगी। लेकिन जब वो आएंगे तो आरसीएम बिजनेस में क्या नियम है, इनको आते ऊपर जोड़ दिया जाएगा। हेलो, यही तो इस बिजनेस की ताकत है। आप पढ़ोगे फेसबुक पर, वो लीडर उस कंपनी से उस कंपनी में चला गया, कंपनी ने उसको ऊपर जोड़ दिया। आता है ना समझ कर कीजिए। आरसीएम का एक ही नियम है, बेटा आना चाहता आरसीएम में, हाँ नीचे आओ। हम आपको तो भाई साहब, वो लोग तब तक यहाँ पर पूरे ट्रेंड हो चुके हैं, है ना, और जब वो नीचे ट्रेंड लोग आएंगे, अपने को काम नहीं करना सर, अपन तो यहाँ के बीच पे रेत में लेट रहे होंगे और ये आपके लिए काम कर रहे होंगे। ऐसा आपसे होने वाला है, बहुत कुछ आने वाले समय आपको मिलने वाला है, बस यदि आप समझ आए। और इसके लिए यदि ऐसा हो जाए, जब इन कंट्री में इतना बड़ा टर्नओवर है तो इंडिया में भी हो सकता है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है हमारी, 20 लाख करोड़ की मार्केट, आज वर्ल्ड की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मार्केट इंडियन मार्केट बन चुका है। आज आप देखते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं वहीं पर जय जयकार हो जाती है। वहीं पर हर कंट्री इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। उसके पीछे कारण मोदी जी भी हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ा कारण हर कंट्री को पता है, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट बन चुका है। हर कंट्री को पता है इंडिया मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। उनको सबको पता है कि यदि इंडिया से व्यापारिक संबंध बन गए तो इस मार्केट पर कब्जा किया जा सकता है। उन बेचारों को यह नहीं पता इस पर कब्जा तो आरसीएम वालों का होने वाला है। कोई भी कंट्री इंडिया के खिलाफ, एक उसको पड़ोसी को छोड़ दो, बाकी कोई इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी है। और दूसरी चीज देखिए, हमें इस मार्केट को बड़ा करने के लिए पूरी दुनिया को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस बात से परेशान मत हो, क्या मेरा पड़ोसी क्यों नहीं आ रहा, वो आएगा भी नहीं, सारे लोग यहाँ आएंगे भी नहीं, क्योंकि यदि सारे यहाँ पर आ गए तो इनके बच्चों का ख्याल कौन करेगा फिर? कभी सोचा है? अरे भारतवासी है भाई साहब अपन, है ना, हम तो ऐसे देश के वासी हैं जहां चिंता नहीं करते, पड़ोसी वाले की करते हैं, है ना, पड़ोसी वाला गया नहीं गया। यदि सारे यहाँ आ गए तो इनके बच्चों को कौन ख्याल करेगा? इसलिए भाई साहब बोलता है इस दुकान को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? खानदानी पुरानी दुकान है। मेरे बच्चे के साइकिल में नया टायर आए या ना आए, इनके बच्चों की गाड़ियां लाना मेरा परम कर्तव्य बनता है। ऐसे लोग रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं यदि थोड़े से भी आ जाएं, कितने? केवल 10% लोग हैं बस। आप 100 लोगों से मिले, 100 में से 90 ने मना कर दिया, केवल 10 ने यस कर दिया, तो भी खेल भाई साहब ये बहुत बड़ा बनता है। कितना बनता है सर? 20 लाख करोड़ में से यदि 10% लोग आ जाए तो बनता है 2 लाख। अब करोड़ की जगह नहीं बची सब लिखने, तो ऐसे लिखना पड़ेगा।
यदि 10% लोग भी आ गए तो आरसीएम का टर्नओवर बन सकता है 2 लाख करोड़। हो सकता है सर? ये 10% लोग आएंगे ही आएंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। अब यदि टर्नओवर 2 लाख करोड़ का हो गया, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट तो अपना भी होगा। हाँ जी, जो व्यक्ति आज पहली बार इस मीटिंग में आया, अभी आरसीएम का प्लान का पता नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट का पता नहीं, आज शाम को जाके पीयूसी पे ज्वाइन करता है, मैं उसका कैलकुलेट कर रहा हूं। यदि वो इस बिजनेस में आ जाए और इस गाड़ी में बैठ जाए और बैठकर बैठा रहे, उतरे नहीं इस गाड़ी से, गाड़ी में बैठ जाए और बैठा रहे और टर्नओवर हो 2 लाख करोड़ का, यदि 2 लाख करोड़ का 1% भी उसका हो जाता है तो उसका टर्नओवर हो सकता है 2000 करोड़। और जैसे ये लिखोगे दिमाग स्वीकार, क्या पागल है? 2000 करोड़ का मालिक मैं? नहीं, इतने पैसे का क्या करना है ना? हम तो रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतनी ही पांव पसारो जितनी लंबी चादर, ज्यादा पैसे का क्या करना है ना? आधा % हो गया तो मैं कहता हूं 0.25% भी हो गया और 500 करोड़ के टर्नओवर वाला व्यक्ति अमीर व्यक्ति कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा? यदि गाड़ी में बैठा रहा तो दुनिया की बशर्ते बैठा रहूं, बशर्ते बैठा। क्या टाइम हो गया सर? अभी 15-20 मिनट ले सकते हैं? बैठा रहूं, गाड़ी छोड़ के ना जाऊं। एक दिन एक व्यक्ति मुंबई से दिल्ली की गाड़ी में बैठा और जैसे ही गाड़ी में बैठा, रिजर्वेशन का टिकट नहीं था, जनरल डिब्बे का टिकट लिया और डिब्बा पूरा पैक, खड़े होने की जगह नहीं। दिल्ली जाने में 16 घंटे लगते हैं, बड़ा परेशान कि 16 घंटे खड़ा होकर कैसे जाऊंगा। बड़ा जुगाड़ी आदमी, अपने में जुगाड़ी होता नहीं सर, बड़ा जुगाड़ी आदमी था कि कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। 2-4 मिनट खड़ा होके और फिर जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप। तो जैसे सांप सांप चिल्लाया, पूरा डिब्बा खाली हो गया। सांप वाले डिब्बे में कौन बैठेगा? अब उसको लगा मजा आ गया, ये पूरा डिब्बा मेरा, इसका मालिक मैं। एक चादर नीचे बिछाई, एक चादर ऊपर ओढ़ी, पंखा ऑन करके सो गया। पूरी रात खराटे मार के सोता रहा। सुबह कोई चाय वाला आया, चाय चाय चाय, उसकी आंखें खुली कि दिल्ली के आसपास पहुंच गए हैं, क्योंकि दिल्ली सुबह जाके आती है। और जैसे ही उठा, चाय वाले पूछा, भाई साहब कहां पहुंच गए? मुंबई। पागल है क्या? मुंबई से कल रात को बैठा जाने? कहा अभी भी मुंबई में। अरे मुंबई से रात बैठा जाने? भाई साहब रात इस डिब्बे में सांप घुस गया था, इस डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया था, आप मुंबई में ही हैं। यदि आप इस डिब्बे में बैठे रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का असाइनमेंट बनने से रोक बैठे रह सकते हैं सर। तो यदि हजारों करोड़ का टर्नओवर करना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब 2 स्लाइड मेरी लास्ट की पेंडिंग है। क्या? काम करने से पहले कुछ सावधानियां और कुछ डिटेल। ये एक पिक्चर देखिए सर, ये दीवार है 9 इंच की, इस दीवार से इधर ये घर है। मैं यहां पे रहता हूं, मैं ही नहीं रहता, मेरे पिताजी भी रहते थे, मेरे दादाजी भी रहते थे। जैसे ही बारिश होती है, सारी मुंबई का पानी यहीं आ जाता है। सारे मच्छरों के लिए रहने के लिए उपयुक्त जगह भी यही है, लेकिन मेरा घर है सर, क्या करूं, मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन इस 9 इंच की दीवार से दूसरी साइड भी घर है। हेलो, इन दोनों में कितना अंतर है सर? कितना अंतर है सर? दीवार क्रॉस नहीं होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि वो काम जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ रोजी रोटी वाला है।
वो अमीरी वाला काम। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आज मेरा घर कहीं भी है, यदि 5 साल आरसीएम को ईमानदारी से कर लिया, दुनिया की कोई ताकत मेरे घर को वहां जाने से रोक नहीं सकती है। मुझे बल लगने से। इसलिए आरसीएम केवल गुजारे करने के काम नहीं है, इट कैन चेंज माई लाइफ, बदल सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां, कुछ ब्रेक करो। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि नए लोग आए, मेरे कहने से कामयाबी नहीं आएगी, आपके करने से आएगी। और जैसे आप करने निकलोगे, कुछ ब्रेकर आएंगे आपको जो रोकेंगे। सबसे पहला ब्रेकर रिजेक्शन ना। आप जब भी लोगों से मिलोगे, कोई यही नहीं कहेगा भाई साहब तेरा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फटाफट बता कहां ज्वाइन करना है। बोलेगा कैसा? 4 लोगों से बात करी, पहले व्यक्ति से मिला 9, दूसरे व्यक्ति से मिला 9, तीसरे व्यक्ति से मिला 9, और बाई चांस चौथे व्यक्ति ने भी मना कर दिया, तो भाई साहब का दिमाग खराब। यार ये काम तो कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, तो क्या करेगा? यहीं पर छोड़ने का निर्णय ले लेगा। 60 to 70% लोग 4 नाक को सुन के छोड़ देते हैं, और 22 साल थोड़ी बहुत हिम्मत बची, कोई बड़े जिगरे वाला व्यक्ति है और 5वें के पास चला गया और 5वें ने भी नो बोल दिया, और उसके बाद आपने मिला लिया फोन, या तो आपका फोन ही नहीं उठाएगा, और बाई चांस फोन उठा लिया तो स्पष्ट बोल देगा ये काम मेरे से होने वाला नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो इसका हल क्या है? हल क्या है इसका? जाना चाहिए, इसका उत्तर मिलना चाहिए अपने को, क्योंकि मेरा मानना है 60 से 70% लोग यहीं पर शहीद हो जाते हैं। सर 4 लोगों ने मना किया, छोड़ के बैठ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। पीछे बहन जी बैठे हुए हैं। बहन जी आप साड़ी पहनते हैं, ये साड़ी आपने घर बनाई या दुकान से लेके आए? दुकान से लेके आए। वेरी गुड, सिंपल सवाल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा सा आपके सवाल जानना चाहूंगा, आप जिस दुकान से साड़ी लेके आए